वेलकम स्टूडेंट। क्लास 11-12 की जो कैलकुलस है हमारी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटीज के जो जर्नल फॉर्मूले हैं उस पर डिस्कस करेंगे आज। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेंशन यूज होते हैं, लॉगरिथमिक के फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ लिमिट्स होती हैं हमारी। तो इन सब की जानकारी हमें पहले ही होनी चाहिए लिमिट्स और कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स ये है x प्लस ए की पावर n। तो सबसे पहले ये आएगा nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, फिर nc1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 और इंटू a की क्यूब और डैश 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 प्लस ncn, क्योंकि लास्ट में 0 से शुरू होगा और n पे खत्म होगा एक्सपेंशन, ठीक है। तो ncn x की पावर n माइनस n इंटू a की पावर n, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन है। अब हमें फॉर्मूला पता है ये NCR का फॉर्मूला ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इन सब की वैल्यू निकाल सकें, लेकिन सबकी निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे NC0 निकालना हमें, ठीक है। तो NC0 की वैल्यू क्या होगी ये देख लो, NC0 इसके हिसाब से तो ये हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस 0। तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो, हमेशा 1 होती है, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू इस तरीके से ध्यान रखनी है। देखो फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया 24, फैक्टोरियल 5 इसी तरीके से 5 इंटू 3 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120। तो इस तरीके से चलेगा, समझ गए ना। तो ये फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू और 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो 1 होगी और n माइनस 0 भी फैक्टोरियल n हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 ही आएगा। इसी तरीके से NCN की वैल्यू भी वही बैठेगी, बिल्कुल सेम। NCN भी कितना बैठेगा हमारा फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस n। तो यही हो जाएगा ना फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0, तो वो 1 ही आएगा फिर से। तो ये मतलब फैक्टोरियल की वैल्यू ध्यान रखनी है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ NC0 की वैल्यू जब 1 हो गई तो ये तो 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई में हम लिखते नहीं, तो ऐसा कैसे ही x की पावर कितना बचा यहाँ पे n, ठीक है, और a की पावर 0 भी 1 हो गया, तो पहली जो टर्म है वो x की पावर n ही आएगी, फिर ये NC1 रहेगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू तो ऐसे ही निकाल लेंगे हम कैलकुलेट करके, जैसे NCN अगर निकालना तुम्हें तो NCN ऐसे निकल जाएगा NC1 बाई फैक्टोरियल n और अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, जो ये n है इसको हम इस तरह से लिख सके n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, जैसे हम इसे फैक्टोरियल 5 को भी ऐसे लिख सके 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि यहाँ से तो आगे फैक्टोरियल 4 ही खुलेगा ना। तो फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब डिक्रीजिंग फॉर्म में एक एक इंटीजर घटता चला जाएगा और लास्ट 1 हो। तो फैक्टोरियल 5 को हम इस तरह से लिख सकें 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो इसी तरह से n को भी हम क्या लिख सकें n इंटू n माइनस 1, क्योंकि यहाँ से आगे तो इससे n माइनस 1 का ही फैक्टोरियल खुलेगा ना यहाँ से आगे। तो
तो अपॉन वन की तो वैल्यू 1 होगी यार, ये फैक्टोरियल n माइनस 1 है, तो इससे ये कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी n। कितना बन जाएगा ये हमारा n, क्योंकि n माइनस 1 से तो n माइनस 1 कट ही गया, तो कितना बचा हमारा n। तो अगर इसकी वैल्यू भी तुम लिखना चाहो यहाँ पे तो लिख सको, ये क्या हो जाएगा हमारा n x की पावर n माइनस 1 और a, ये बन जाएगा। आगे ना बात समझ में, तो इस तरीके से ये चलेगा। और बीच की टर्म ऐसे ही, इन सब की वैल्यू हम ऐसे ही निकाल सकें, तो क्वेश्चन में जब जरूरत पड़ेगी जब निकाल लेंगे, अभी लिख रहे हैं बस। तो NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 a की क्यूब और प्लस डैश डैश प्लस लास्ट की NCN की वैल्यू भी 1 ही होगी, ये भी 1 हो गया, ये x की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, सिर्फ a की पावर n बचेगा लास्ट में। ठीक है, तो इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम में ध्यान रखना कि पहली टर्म में सिर्फ x होता है, लास्ट की टर्म में a, मतलब पहली टर्म में ये होगा, बाद वाला नहीं होने का, क्योंकि उसकी पावर 0 होगी, लास्ट की टर्म में क्या होगी, x नहीं होगा, उसमें सिर्फ a होगा। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है हमारी क्या, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए। मतलब यहाँ पे ये जो n है ये कोई भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो तब ये बाइनोमियल थ्योरम है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से शुरू होगा, n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होगी, मतलब ना तो फ्रैक्शन में होने का ना माइनस में होने का। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम एक क्या होती है हमारी, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब इंडेक्स चाहे कोई भी हो उसके लिए ये यूज होगी। तो ये होती है हमारी 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या खुलेगा ये 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और इंटू एक्स की क्यूब प्लस डैश डैश इसकी r प्लस 1 टर्म देंगे तो ये बैठेगी n माइनस 1 n माइनस 2 और डैश डैश n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r और इंटू एक्स की पावर r, और फिर यहां से आ गया, फिर ये इनफाइनाइट तक ही चलेगा, क्योंकि ये इसकी तो लास्ट टर्म होती है एन इंडेक्स वाले की, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म भी पता है हमें, कितनी नंबर ऑफ टर्म है इसमें n प्लस 1, क्योंकि देखो 0 से शुरू हुई और n तक जब एक्सपेंशन है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हमें कंफर्म है कितनी है n प्लस 1, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता रहती, क्योंकि ये एक्सपेंशन तो इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स की बाइनोमियल में और n इंडेक्स में। यहाँ n पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, यहाँ n कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका जो एक्सपेंशन हो वो इनफाइनाइट तक होगा। और ये वाली ये जो लिखा है ना, ये वाला जो पोर्शन लिखा है, ये इतना, ये क्या है इसकी tr+1, मतलब ये टर्म है tr+1, r प्लस 1वां पद है ये इसका, tr+1 का मतलब r+1 टर्म है ये इस एक्सपेंशन की, इसीलिए ये डैश डैश करके कहीं आगे आई जाके, क्योंकि जर्नल टर्म होगी एक तरह से इसकी। ठीक है, लास्ट टर्म इसकी नहीं होती, क्योंकि यहाँ से आगे भी फिर ये इनफाइनाइट तक ही है, तो ये समझने की चीज है इसमें। तो ये क्या है इसका r+1 टर्म है इसकी एक्सपेंशन की। इसी तरीके से ये भी हो सकता है हमारा 1 माइनस एक्स की पावर n, इस तरीके से। तो क्या होगा, एक टर्म प्लस चलेगी एक माइनस चलेगी, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस एन एक्स और प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर और फिर माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की क्यूब और प्लस डैश डैश और प्लस। अब की बार एक टर्म प्लस है एक माइनस है, अब इस वाली टर्म का साइन कैसा होगा, अब ये कंफर्म तो है नहीं ये कौन सी टर्म है, क्योंकि ये अब हमें पता है कि जो यहाँ पे पहली तीसरी
और इस तरीके से जो टर्म है वो पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड, फिफ्थ ऐसा पॉजिटिव आएंगी, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ये निगेटिव है। तो इसका हमें पता थोड़ा ही है ये कौन सी टर्म है भाई। ये मान लिया ये 100वीं टर्म है या 101वीं टर्म है, पता तो है नहीं, तो इसके साइन का पता नहीं चलने का हमें, तो हम -1 की पावर लिख के छोड़ देंगे, -1 की पावर r और इंटू n, n-1, n-2 और डैश 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 क्या हो जाएगा n-r+1 और अपॉन फैक्टोरियल r और इंटू x की पावर r और प्लस डैश डैश फिर इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब इस पे डिपेंड करेगा, -1 की पावर r, मतलब r जैसा भी होगा, r अगर ओड हुआ तो कैसा होगा, निगेटिव होगा, और इवन हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप। तो इस पे डिपेंड करेगा कि ये साइन प्लस होगा या माइनस होगा r पे, r की वैल्यू के हिसाब से, जो भी r होगा उसके हिसाब से ये साइन यहाँ पे बनेगा। इसी हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 1 + x की पावर -n। अगर पावर माइनस हो तो तब भी क्या चलेगी ये टर्म, एक माइनस चलेगी एक प्लस चलेगी, इस तरीके से 1 - nx, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि n की जगह -n रखना इसी वाले में, बस एक तरह से n की जगह -n रखा तो ये माइनस हो गया ना, यहाँ माइनस रखेंगे तो ये माइनस हो गया, -n -1 हो गया तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा दोबारा, लेकिन फैक्टर प्लस में आ जाएगी, मतलब ये होगा n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x² प्लस फिर ये माइनस ही आएगा क्योंकि इस बार 3 माइनस आ जाएंगे ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 3 बार माइनस होगा तो माइनस ही बनेगा ना ये, और ये होगा n+1 n+2 और अपॉन फैक्टोरियल 3 x³। ठीक है, प्लस डैश डैश, यहाँ भी -1 की पावर r ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ भी तो एक टर्म प्लस माइनस में चली रही ना, तो -1 की पावर ही लिख के छोड़ना पड़ेगा, -1 की पावर r, लेकिन ये फैक्टर जो होंगे ये प्लस में होंगे, n+1 n+2 और ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा n+r-1 अपॉन फैक्टोरियल r और इंटू x की पावर r और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक जहां दोनों ही माइनस हो, जैसे 1 - x और -n, तो सारी टर्म प्लस होगी, 1 प्लस, क्योंकि माइनस है दोनों जगह तो सब प्लस ही होना, तो 1 + nx प्लस n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x² और प्लस n+1 n+2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x³। ठीक है, प्लस डैश डैश, -1 की पावर r लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंफर्म प्लस है सारी टर्म। ठीक है, तो प्लस ही बनेगा, मतलब n+1 n+2 और डैश डैश n+r-1 अपॉन फैक्टोरियल r और इंटू x की पावर r प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम होगी हमारी कौन सी, n इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए अलग होगी और n इंडेक्स के लिए अलग होगी, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम होगी। अब इससे आगे और भी एक्सपेंशन है हमारे, देखो जैसे ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है हमारी, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन क्या हो, जैसे e की पावर x। ठीक है, तो e की पावर x क्या होगा, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरह e की पावर -x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 -
एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे खाली ई लिखना हो, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ई की पावर 1, तो जहां एक्स है उसकी जगह क्या हो जाएगा, सब जगह 1 हो जाएगा बस। तो इसे इस तरह से लिख सके 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस, प्लस में है ना सारे, क्योंकि ई का मतलब ई की पावर 1, तो प्लस में ही चलेगी ना सीरीज, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इस तरीके से लिख सकें खाली ई की वैल्यू, और ई की पावर माइनस 1 होगा तो 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, और माइनस डैश डैश इंफिनिटी। तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हो गया हमारा। ठीक है, एक होता है हमारा जर्नल एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, जर्नल एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। जर्नल एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, ए की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स किस तरह से खुलेगा, 1 प्लस एक्स log ई बेस पे ए अपॉन फैक्टोरियल 1 फिर एक्स स्क्वायर log ई बेस पे ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब log ई बेस पे ए की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरह ए की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स ही होगा, बस एक टर्म प्लस चलेगी एक माइनस चलेगी। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स log ई बेस पे ए अपॉन फैक्टोरियल 1 और प्लस एक्स स्क्वायर log ई बेस पे ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस एक्स की क्यूब log ई बेस पे ए की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो ई की पावर एक्स तो क्या हो, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज हो ये हमारी, और ए की पावर एक्स क्या हो, जनरल एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। ठीक है, या सीरीज कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लॉगरिथमिक से रिलेटेड लॉगरिथमिक एक्सपेंशन, लॉगरिथमिक एक्सपेंशन इस तरह से होता है, log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स क्या हो, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, माइनस डैश डैश इनफाइनाइट। इसमें ध्यान रखने की बात है कि फैक्टोरियल में नहीं होते, इसमें सीधे नंबर ही होते हैं, एक प्लस चलेगा एक माइनस चलेगा, प्लस वाले में ही, प्लस वाले में ही क्या हो, एक माइनस चलेगा एक प्लस चलेगा, और जब माइनस वाला आएगा तो उसमें सारी टर्म माइनस ही होगी। 1 माइनस एक्स सारी टर्म माइनस होगी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और माइनस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, एक ये भी बन जाता है log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। भाई log में जब टर्म डिवाइड में होंगी तो माइनस ही तो होगी ना, अलग अलग करेंगे, मतलब इसका मतलब ये है log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, मतलब इस वाले में तो ये घटाना, तो जब इसको घटाएंगे तो ये सारे साइन प्लस हो जाएंगे ना, और प्लस हो जाएंगे तो ये तो 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, 2x हो जाएंगे, ये वाला कट जाएगा, भाई ये माइनस रहेगा ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो इवन पावर वाली जो टर्म है वो, सॉरी ओड जो पावर वाली टर्म है वो बचेगी सारी। तो एक तो x बचेगा, इसके बाद x की क्यूब वाला बचेगा, तो दो ही हो गए ना ये भी, 2x की क्यूब अपॉन 3।
फिर 5 वाले बचेंगे, मतलब 2x की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, सारे प्लस में ही बचेंगे ना। तो दो कॉमन ले सकें यहाँ पे हम, दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। तो ये हमारा लॉगरिथमिक एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, समझ आई ये बात। तो ये तो हमारे कुछ एल्जेब्रिक एक्सपेंशन थे। कैसे थे? एल्जेब्रिक। ये अलजेब्रा के रिगार्डिंग आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हो गया हमारा, एक्सपोनेंशियल हो गया, जनरल एक्सपोनेंशियल हो गया, और ये लॉगरिथमिक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे काइंड के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारे। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनके भी एक्सपेंशन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सपेंशन है उनको देखो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कोस एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे हमारा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। मतलब एक टर्म ओड वाली टर्म आएंगी एक तरीके से, क्योंकि सबसे पहले फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, इसी तरीके से पावर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया। तो इसी तरह कोस एक्स का एक्सपेंशन ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, तो साइन वाले में तो मतलब ओड पावर है, ओड में ही फैक्टोरियल है। ठीक है, कोस में क्या है, एक्स की पावर इवन में है और अपॉन में जो फैक्टोरियल है वो भी हमारे इवन है एक तरह से। ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। और टेन एक्स इजकल टू टेन एक्स होता है एक्स प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 और प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, और यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो इनमें तो हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से टर्म आएंगे, लेकिन 10 में ये कोई कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ये नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट हायर एजुकेशन में जाके आप पढ़ोगे कि पूरा एक्सपेंशन 10x का कैसे बनता है। अभी फिलहाल 3 टर्म ये पहले ध्यान रखनी, इसी की हमें जरूरत पड़ेगी यदि पड़ेगी तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये तो सिंपल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ये हम हाइपरबोलिक में यूज करें इसको, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये सारी टर्म्स जो है प्लस हो जाएंगी बस। तो x प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। इसी तरीके से कोस हाइपरबोलिक एक्स में भी ये प्लस हो जाएंगी बस सारी टर्म। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। टेन हाइपरबोलिक एक्स का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बनता, इसको इससे डिवाइड कर देंगे बस। मतलब ये एक तरह से होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स, इसको लिखेंगे। और ये एक्स प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। और इसके अपॉन में कोस हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके एक्सपेंशन हो गए। ठीक है, अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके एक्सपेंशन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
सिंपल भी हो गए और हाइपरबोलिक वाले भी हो गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन किसका है, जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। माइनस फिर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, ठीक है, प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ये साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन हो गया। कोस इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, इस तरीके से होगा। और टेन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है, और माइनस एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 7 अपॉन 7, ठीक है। तो इस तरीके से टर्म चलेगी, प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इसमें हाइपरबोलिक में भी देख लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो ये जो माइनस साइन थे ये सारे प्लस रहेंगे, बस फर्क ये पड़ेगा इसमें, ठीक है। नहीं, इसमें ये प्लस रहते हैं, इनवर्स वाले में ये यहाँ पे सब प्लस रहेंगे, बाद में ये माइनस होंगे सब, ये यहाँ पे प्लस रहेंगे, ठीक है। तो इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स वाले में ये सारे क्या होंगे, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। तो जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, और प्लस एक्स की प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। ये माइनस था, ये प्लस है, तो ये माइनस होगा, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका हमें पता ही है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 करके, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाता है बस x प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सपेंशन हो गई। अब ये एक्सपेंशन तो हमारे हो गए सभी। अब लोगरिथमिक से रिलेटेड फॉर्मूले हम देख लेते हैं। लोगरिथमिक फॉर्मूले क्या क्या यूज हो सकते हैं यहाँ पे लिमिट एंड कंटिन्यूटी में। तो लोगरिथमिक फॉर्मूले, लोगरिथमिक फॉर्मूले
लोगरिथमिक फॉर्मूले, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली हमें पता ही है, log mn इजकल टू होता है log m प्लस log n। log m अपॉन n मतलब मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस होंगे, डिवाइड में होंगे तो माइनस हो जाएगा, log m माइनस log n। और log m की पावर n, पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, n log m होगा, ठीक है। और log अगर हमें बेस चेंज करना हो, जैसे ये है log a बेस पे x है, इसका बेस हमें e करना, तो ये हो जाएगा log e बेस पे x और एक नंबर से मल्टीप्लाई होगी, जो पुराना बेस है, ओल्ड बेस है, वो बेस रहेगा, नया बेस इसका नंबर बनेगा, मतलब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, इसका बेस चेंज हो जाता है, ठीक है। और लोग जैसे a बेस पे b दे रखा, इन्हें आपस में चेंज करना तो 1 अपॉन log b बेस पे ऐसे भी हो जाएगा। और ऐसा अगर दे रखा है log a बेस पे x अपॉन log b बेस पे x, तो क्या होगा अगर इनका ये x खत्म हो जाए, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं b बेस पे a, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये log के फॉर्मूले हो गए, आगे भी फॉर्मूले हैं, जैसे ये फॉर्मूला है log e बेस पे e की पावर x इजकल टू x, मतलब e बेस है और उसी नंबर का log लेंगे तो उसकी पावर बच जाएगी। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे होगा? प्रूव ऐसे हो जाएगा, लेट कर लेंगे हम, लेट y इजकल टू log e बेस पे e की पावर x मान लिया। और ये हमें पता है कि इंडेक्स फॉर्म को log फॉर्म में इस तरह से चेंज करें कि जैसे 2 की पावर 3 इजकल टू 8 है, तो इसको log में चेंज करेंगे तो जिसकी पावर है वो तो बेस होगा, जो इक्वल टू में है वो यहाँ आएगा, पावर इक्वल टू में आएगी, तो इस तरीके से हम चेंज करें। तो इसी तरीके से लेंगे हम यहाँ पे, तो ये है e, तो इसकी तो पावर होगी, क्या होगी पावर? e की पावर y और इजकल टू e की पावर x। तो पावर की कंपेयर करेंगे तो y इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा x, और y को ही तो ये माना था हमने, तो ये हो गया log e बेस पे e की पावर x इजकल टू x होता है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सके, और भी कहने का मतलब ये है कि अगर जो बेस है उसी का log ले रहे हैं तो उसकी पावर बच जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देख सकें कि log e बेस पे e है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, log e बेस पे e स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, log e बेस पे e की क्यूब है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरीके से log 10 बेस पे 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया, log 10 बेस पे 10 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, 0। तो हमेशा ध्यान रखना log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, और इसी तरह log 10 बेस पे 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि पावर 1 है। और इसी तरीके से जैसे ये हो जाएगा log 10 बेस पे 100, 100 का मतलब क्या हो गया, log 100 का मतलब हो गया log 10 बेस पे 10 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता चल जाएगा। इसी तरीके से log 10 बेस पे 1000 लेना, तो ये हो जाएगा log 10 बेस पे 10 की पावर 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से ये बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। अभी आगे भी फॉर्मूले हैं इसके। तो नेक्स्ट फॉर्मूला ये है हमारा, e की पावर log e बेस पे x, इसकी वैल्यू भी x हो जाती है। इसको भी हम प्रूव कर सकें इस तरीके से, लेट कर लिया हमने, लेट y इजकल टू e की पावर log e बेस पे x, ठीक है। तो ये फिलहाल कहीं में है, इंडेक्स फॉर्म में है। अभी बताया था मैंने भाई, ये होता है, इसमें उल्टा करेंगे, जैसे log
2 बेस पे 8 इजकल टू 3 है, तो इंडेक्स फॉर्म में ऐसे ही तो चेंज करेंगे इसको, 2 की पावर 3 इजकल टू 8, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, तो ये इंडेक्स फॉर्म में है तो इससे लोगरिथम फॉर्म बनानी है हमें। ठीक है, तो पावर किसकी है, पावर किसकी है, ई की। ठीक है, तो ई की पावर ये है log x, तो इसे इसी तरीके से लिखेंगे हम, ये हो जाएगा क्या, पावर किसकी है, ई की, और इक्वल टू में होती है पावर ये, तो ये हो जाएगा ई की पावर, नहीं ये जो है ना हमारी इंडेक्स फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म है ये इस तरह की। ठीक है, तो यहाँ जो पावर है वो किसकी है, 2 की पावर 3 इजकल टू 8 है, तो यहाँ पे log का जो बेस बनेगा जिसकी पावर है वो बनेगा। ठीक है, तो ये बेस आ गया, और इक्वल टू में क्या था ये हमारा, ये क्या आएगा 8, तो यहाँ पे क्या बैठेगा ये हमारा 2 की पावर, तो बेस तो किसका था, मतलब पावर किसकी थी ये हमारी, 2 की पावर थी 3। ठीक है, तो 2 तो बेस बन गया इसका। ठीक है, और जो इक्वल टू में था वो इसकी संख्या बन जाएगी, तो इक्वल टू में क्या है y, और इजकल टू ये पावर रह जाएगी log e बेस पे x, तो दोनों तरफ की कंपेयर करेंगे तो y इजकल टू x हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मानी थी, तो इसका मतलब e की पावर log e बेस पे x इजकल टू क्या हो गया हमारा, x हो गया। तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और log में और भी वैल्यू हैं, जैसे हमें पता है कि log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है, log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, log जीरो की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी। किस तरीके से हुई, इंडेक्स फॉर्म के हिसाब से देखते हैं। जैसे हमें पता है कि e की पावर माइनस इन्फिनिट क्या होती है हमारी, जीरो, और e की पावर इन्फिनिट होती है इन्फिनिट। ठीक है, क्योंकि देखो इसका log लेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, और इसका log लेंगे तो ये कंडीशन बनेगी इस तरीके से। और ये भी कैसे बना, इसको भी समझ लो। हमें पता है कि अगर x की पावर इन्फिनिट है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिट होगी कब, इफ x ग्रेटर देन 1, मतलब एक से बड़ा अगर नंबर है तो उसकी पावर इन्फिनिट की वैल्यू इन्फिनिट होगी, और x की पावर इन्फिनिट इजकल टू 0 होगा कब, इफ x लेस देन 1। तो इस कंडीशन से ये बनी है, क्योंकि e का मान 2 और 3 के बीच लाई करता है, तो ये तो एक से बड़ा नंबर है तो इसकी वैल्यू, इसकी पावर इन्फिनिट की वैल्यू इन्फिनिट हुई, और माइनस में कर दिया तो 1 अपॉन करके करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 की पावर माइनस इन्फिनिट का मतलब हो गया, उल्टा करेंगे इसको तो 2/3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से कम आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू फिर क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से ये लॉगरिथमिक के फॉर्मूले थे हमारे, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे बाद में अब एक चीज और आती है कि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है और उसकी पावर इन्फिनिट है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिट होगी, और अगर x की वैल्यू 1 से कम है, उसकी पावर इन्फिनिट है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर 1 की पावर इन्फिनिट हो जा तो वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी ध्यान रखनी है तुम्हें। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म ये होती है हमारी 0/0, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट, 0 की पावर 0, इन्फिनिट की पावर 0, 0 गुना इन्फिनिट, और 1 की पावर इन्फिनिट, अभी बताया मैंने 1 की पावर इन्फिनिट भी इंडिटरमिनेट है। ठीक है, और 0 इंटू इन्फिनिट, इन्फिनिट गुना इन्फिनिट, और इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ध्यान रखनी है हमें, ये होती है हमारी। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ये होता है, और इसके इक्वल ये होगा हमारा, इसकी वैल्यू k-1 होगी कब, k-1 से लेस देन इक्वल टू k-1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन k, तो तब इसकी वैल्यू ये होगी, और k इसकी वैल्यू कब होगी,
तो k जो है लेस देन इक्वल टू है ये और लेस देन k+1, मतलब कम वाली वैल्यू होगी, ज्यादा नहीं होगी। मतलब इस तरीके से देख सके हम, जैसे c-h है तो घटाने पे एक घट जाएगा, मतलब c-1 होगा, खाली c है तो c ही रहेगा बस, ठीक है। और अगर c+h है तो तब भी ये c ही रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं। अगर घटेगा तो पूरा एक घटेगा, अगर जुड़ने का मतलब ये है कि बढ़ेगा नहीं। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा। इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन भी होता है हमारा। मॉडुलस फंक्शन क्या है इसको भी समझ लो। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या है, जैसे मोड x है तो मोड x की वैल्यू क्या होगी हमारी, x होती है। कब, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू -x होगी कब, x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू पे दोनों यूज कर सके हम। तो इस तरीके से ये होगा। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि मॉडुलस x इक्वल टू x तो हो ही गया, कब, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मोड x की वैल्यू -x के इक्वल होगी, कब, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें इस तरह भी लिख सके हैं कि मोड x जो होगा, मोड x क्या होगा, मोड x की वैल्यू x, अगर मोड x की वैल्यू को x के हिसाब से देखें हम माइनस के लिए, अगर माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पे रखेंगे हम प्लस हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू माइनस रहेगी। तो इस हिसाब से मॉडुलस x जो हो वो ग्रेटर देन होता है किससे, x से। तो ये ध्यान रखना इस कंडीशन में। तो इफ x ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन के लिए लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेना है हमें। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन की भी जानकारी हमें होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये कुछ फंक्शन है जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। एक होता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, जैसे ये है f(x) इक्वल टू c, मतलब x की वैल्यू कुछ भी होगी तो इसकी इमेज हमेशा c होगी। मतलब x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो इमेज उसकी एक ही इमेज बनेगी। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये हमारे कुछ फंक्शन हमने अलग से लिखे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं हमारी, तो इंपॉर्टेंट लिमिट्स को भी ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट लिमिट्स क्या है, इस चीज पे ध्यान दो। तो इंपॉर्टेंट लिमिट्स ये है हमारी, इंपॉर्टेंट लिमिट्स, ये इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, या तो ये हो या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x अपॉन tan x इक्वल टू 1, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 अपॉन x, ये क्या होगा, एक ए फाइनाइट वैल्यू होगी, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, एक फाइनाइट वैल्यू होगी -1 और 1 के बिटवीन, ठीक है। और इसी तरीके से कोस में भी होगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 अपॉन x इक्वल टू ए फाइनाइट वैल्यू, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हो गई। तो ये सभी फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो इससे आगे हम लिमिट्स की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे।